हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द कॉमर्स शो। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड 100 एमसीक्यूज़ एंड 100 एमसीक्यूज़ कंप्लीट करने के बाद हम आपको एक एक्स्ट्रा बोनस एमसीक्यू प्रोवाइड करेंगे जो कि आपका रहेगा होमवर्क। ठीक है, आप सभी से रिक्वेस्ट है आप सभी अपने नोटबुक और पेन ले करके बैठे सो दैट जैसे जैसे हम आपको चीज़ें और कंसेप्ट समझाते जा रहे हैं आप भी उसको नोट डाउन करते चले जाएं। ठीक है, पानी की बोतल के साथ एक शांत सी जगह चूज़ करिए और इस लेक्चर को अटेंड करना शुरू करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर 4 यूनिट में डिवाइड कर दिया है आपका वीडियो का कंटेंट। ठीक है, फर्स्ट यूनिट मतलब 1 से लेकर 25 क्वेश्चंस तक ये सभी चीज़ें आपके एमसीक्यूज़ में इंक्लूड रहेंगी। ठीक है, आप पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यूनिट 2 में 25 से 50 तक के जो क्वेश्चंस रहेंगे उसमें ये सब चीज़ें जैसे आपका एग्रीकल्चर मार्केटिंग, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम से रिलेटेड चीज़ें रहेंगी। यूनिट 3 में 50 से 75 तक के जो क्वेश्चंस रहेंगे उसमें आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी, मेक इन इंडिया, इंडस्ट्रियल सिकनेस, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। 75 से लेकर के 100 तक यानी कि आपका जो लास्ट यानी कि 100 क्वेश्चंस रहेगा वो उसमें आपके एनर्जी सेक्टर, पॉपुलेशन पॉलिसी, मेजर्स टू टैकल द एनर्जी क्राइसिस, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये सब चीज़ें आपकी इंक्लूड रहेंगी। ठीक है, तो टोटल हम लोग 100 क्वेश्चंस यहाँ सॉल्व करने वाले हैं और फिर लास्ट में हम आपको एक एक्स्ट्रा बोनस एमसीक्यू भी प्रोवाइड करेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट में मेंशन करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डेवलप्ड इकोनॉमी। देखिए दो टाइप की इकोनॉमी होती है, एक आपका डेवलप्ड और एक होता है आपके डेवलपिंग। ठीक है, मतलब जो अभी चीज़ें प्रोग्रेस में हैं, ये जब इसका पूरा प्रोग्रेस वाला काम हो जाएगा तब जाकर के ये आपका डेवलप्ड इकोनॉमी बनेगी। ठीक है, अब एक डेवलप्ड इकोनॉमी में क्या चीज़ें होती हैं और डेवलपिंग इकोनॉमी में क्या चीज़ें होती हैं वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, हाई डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर, ये आपका डेवलपिंग का मतलब एक फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, लो पर कैपिटा इनकम, ये भी आपका डेवलपिंग का है। प्रीडोमिनेंस ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर, ये भी आपका डेवलपिंग का है। लेकिन हाई लिटरेसी रेट, मतलब लिटरेसी रेट यानी कि आपका जो एजुकेशन सेक्टर है वो बहुत अच्छे से इवॉल्व हो रहा है, मतलब वो बहुत ज़्यादा हाई है, तो वो आपका किसका फीचर हो जाएगा, आपका डेवलप्ड इकोनॉमी का। तो 1 का आपका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, इंडियाज़ इकोनॉमिक प्लानिंग इज़ बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। देखिए इंडिया की जो इकोनॉमी है वो आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी है, आप लोगों को पता होनी चाहिए। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपका कैपिटलिस्ट, ठीक है, कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्ट। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा कि देखिए एक आपका होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, और जब आप इन दोनों को ऐड कर देते हो तो वो हो जाता है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इंडिया की इकोनॉमी जो है वो क्या है, वो आपकी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सी। क्वेश्चन नंबर 3, विच 5 ईयर प्लान एम्फसाइज्ड ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस। ठीक है, कौन सा ऐसा मतलब आपका 5 ईयर प्लान है जो कि आपका एम्फेसिस करता है, आपके फोकस करता है ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9th प्लान। ठीक है, 9th 5 ईयर प्लान, यहाँ पर पूछा गया ना कौन से 5 ईयर प्लान, और ये 5 ईयर प्लान जो 9th वाला है उसका ड्यूरेशन क्या है, ये है ड्यूरेशन आपका 1997 से 2002। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि 9th 5 ईयर प्लान का आपका जो ड्यूरेशन है वो 1997 से लेकर 2002 तक का है, और प्लस उसका जो मेन फोकस है, जो मेन एम्फेसिस था वो आपका ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस पर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का डी। क्वेश्चन नंबर 4, द नीति आयोग रिप्लेस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। इन सभी में से नीति आयोग ने किसे रिप्लेस किया था, तो आप सभी को याद होना चाहिए नीति आयोग ने रिप्लेस किया था किसको, प्लानिंग कमीशन को। ठीक है, ध्यान रखिएगा प्लानिंग कमीशन जो कि आपका 5 ईयर वाला सीन था उसको रिप्लेस करके नीति आयोग को लेते आए थे। कब लेके आए थे, कैसे लेके आए थे, वो सब भी हम लोग आगे आने वाले क्वेश्चंस में देखेंगे। ठीक है, 4 का बी। क्वेश्चन नंबर 5, विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू द इंडियाज जीडीपी ऑफ रीसेंट डेटा। ठीक है, मतलब इंडिया की जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कौन सा सेक्टर करता है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, माइनिंग, सर्विसेज। ठीक है, इस समय सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो आपका सर्विस सेक्टर में है। ठीक है, सर्विस सेक्टर के द्वारा जो कंट्रीब्यूट किया जाता है जीडीपी में वो इन सभी के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सर्विस सेक्टर, तो आपका 5 का हो जाएगा सी।
क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी। इन सभी में से कौन सा आपका फीचर, देखिए ऊपर डेवलप्ड इकोनॉमी का पूछा गया था, अब यहाँ पूछा जा रहा है डेवलपिंग इकोनॉमी का कौन फीचर नहीं है, तो मतलब आपको देखना पड़ेगा कौन सा डेवलप्ड इकोनॉमी का है। हाई पर कैपिटा इनकम, ये आपका डेवलप्ड इकोनॉमी का, तो सही आंसर तो आपका यही हो जाएगा, क्योंकि डेवलपिंग इकोनॉमी में जो आपका पर कैपिटा इनकम होता है वो आपका लो होता है, ठीक है, लो पर कैपिटा इनकम होता है। और हाई पॉपुलेशन ग्रोथ ये डेवलपिंग में का होता है, डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर ये भी डेवलपिंग का होता है, लो लेवल्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ये भी आपका डेवलपिंग इकोनॉमी का एक फीचर है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो 6 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 7, द टर्म हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ रेफर्स टू, ठीक है, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का क्या मतलब होता है, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का मतलब होता है लो इकोनॉमिक ग्रोथ बिफोर लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन के पहले के बारे में बात की जा रही है, वहाँ उस समय मान लीजिए 1991 में जो आपका एलपीजी इंट्रोड्यूस किया गया था, उससे पहले का जो भी ग्रोथ रेट था, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं आपका हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक है। तो 7 का हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 8, विच 5-year प्लान टर्मिनेटेड 1 year बिफोर इट्स कॉम्प्लीशन। मतलब ऐसा कौन सा 5-year प्लान है जो कि आपका टर्मिनेट कर दिया गया था, मतलब 1 साल पहले ही उसके कंप्लीट होने से पहले, ठीक है। तो कौन कौन सा ऑप्शन है अपने पास, 3rd वाला, 5th, 7th एंड 9th, और आपका सही आंसर है 5th, ठीक है। 5th 5-year प्लान आपका टर्मिनेट कर दिया गया था बिफोर इट्स कंप्लीशन। कितने ड्यूरेशन पहले उसको मतलब एंड कर दिया गया था टर्मिनेट, 1 साल पहले, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि 5th 5-year प्लान वॉज टर्मिनेटेड 1 year बिफोर इट्स कंप्लीशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का बी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग का कौन सा इसमें से फंक्शन है, ठीक है। पॉलिसी फॉर्मुलेट करता है, मॉनिटर इवैल्यूएशन भी करता है, प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ये भी करता है, लेकिन एलोकेटिंग फंड्स टू स्टेट्स ये इसका काम नहीं है। नीति आयोग मतलब फंड्स एलोकेशन का काम नहीं करता है, ठीक है। तो 9 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 10, ऐसा कौन सा 5-year प्लान है जो कि गरीबी हटाओ पर ज़्यादा फोकस करता था, ठीक है। तो वो आपका सही हो जाएगा 5th प्लान, ठीक है। ध्यान रखिएगा 5th प्लान में जो मेन फोकस था वो आपका किस पे था, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का सी। क्वेश्चन नंबर 11, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग। इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग का फादर किसको माना जाता है, इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग का जो फादर माना जाता है वो होता है मतलब वो किसको माना जाता है, एम विश्वेश्वरैया ये इनका नाम है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग किसको बोलते हैं, एम विश्वेश्वरैया, ठीक है। विश्वेश्वरैया बोलना सीख जाइए। 11 का बी। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच ईयर प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। देखिए प्लानिंग कमीशन आपका इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ था 1950 में, ठीक है। जो इसका इम्प्लीमेंटेशन जो इसका स्टार्ट हुआ था, इम्प्लीमेंटेशन, रुक जाइए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, लंबी स्पेलिंग है। इम्प्लीमेंटेशन आपका कब से हुआ था, 1951 से, ठीक है। जो आपके 5-year प्लान्स थे वो आपके 1951 से स्टार्ट हुए थे, ठीक है। तो मतलब आपका मतलब वो इस्टेब्लिश तो पहले ही हो गया था, लेकिन आपका इम्प्लीमेंटेशन 1951 से स्टार्ट हुआ था। वैसे यहाँ पर सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात की जा रही है, तो 12 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 11, तो नीति आयोग यानी कि नीति का आपका जो सही फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। यानी कि 13 का सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये सब क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस में आ जाएंगे, मतलब आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और यहाँ पर जितने भी हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें समझने वाली कम और लर्न करने वाली चीज़ें आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। एंड हाँ, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, क्वेश्चन सही लग रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। लाइक करके अपनी अटेंडेंस मार्क ज़रूर कर दें। 13 का सी। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डज मेक इन इंडिया प्राइमरीली फोकस ऑन, ठीक है। देखिए मेक इन इंडिया का ये सीन था, 2014 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका ये सीन था कि हम लोग इंपोर्ट कम से कम करें, ठीक है। इंपोर्ट का काम हम लोग कम से कम करें, हम लोग एक्सपोर्ट पर ज़्यादा फोकस करें। अब अगर आपको इंपोर्ट कम करना है, मतलब दूसरी कंट्रीज़ पर आप चाहते हो कि आपका डिपेंडेंसी कम रहे, तो आपको अपनी कंट्री में ही क्या करना पड़ेगा, अपनी कंट्री में ही आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोडक्शन करने के लिए वही उसी का नाम से आपका मतलब उसी आइडिया को यूज़ करके मेक इन इंडिया पर फोकस किया गया, यानी कि एनकरेजिंग मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। 14 का सी। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वाज
वन मेजर फेलियर ऑफ द 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। ठीक है, ऐसा कौन सा, मतलब आपका ये जो 4 पॉइंट है, ठीक है, चारों पॉइंट आपका कुछ ना कुछ बताता है आपको, लेकिन आपको पॉइंट आउट करना है ऐसा कौन सा मतलब पॉइंट है जो कि सबसे बड़ा फेलियर है आपके 5 ईयर प्लान्स का। तो वो हो जाएगा आपका पॉवर्टी इरेडिकेशन। देखिए 1950 से आपका ये 1950-51 से आपका ये 5 ईयर प्लान का सीन चल रहा था। 2011-12 तक भी आपका पॉवर्टी इरेडिकेट प्रॉपरली हुआ नहीं। ठीक है, चीज़ें थोड़ी सी कम हो गई, लेकिन जिस तरह का प्रोग्रेस हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा प्रोग्रेस हम लोग को दिखा नहीं। इसलिए सबसे बड़ा फेलियर क्या है 5 ईयर प्लान का, वो है आपका पॉवर्टी इरेडिकेशन, यानी कि 15 का बी। क्वेश्चन नंबर 16, विच ईयर डिड इंडिया अडॉप्ट प्लानिंग फॉर्मली अडॉप्ट, यानी कि वही हमने जो बात की थी ना इम्प्लीमेंटेशन वाली, तो वो आपका वही है आपका सही आंसर, यानी कि आपका 1951। ठीक है, 16 का हो जाएगा 1951, यानी कि डी, मतलब 1951 में इंडिया ने जा करके प्लानिंग को फॉर्मली अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, 16 का डी। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट वाज द प्राइमरी एम ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। इन चारों में से आपका जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, यानी कि 1951 से 56 वाला, उसका मतलब मेन एम क्या था, प्राइमरी एम क्या था, उसका मेन फोकस आपका एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पर था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो मेन फोकस था वो आपके एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पर था। ठीक है, 17 का बी। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इन सभी में से कौन सा आपका इंडियन इकोनॉमी का फीचर नहीं है। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी, जी हाँ है। ओवर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, जी हाँ ये भी है। लार्ज पॉपुलेशन, वो तो हम लोग सबसे आगे हैं। हाई अर्बनाइजेशन, ये अभी नहीं हो पाया, मतलब ये ऑड वन आउट से आपका सही आंसर हो जाएगा, लेकिन हाई अर्बनाइजेशन आपके इंडियन इकोनॉमी में अभी नहीं है, नहीं देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो 18 का हो जाएगा आपका बी, सॉरी सी। क्वेश्चन नंबर 19, द कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ वॉज एम्फसाइज्ड इन। तो ये जो इंक्लूसिव ग्रोथ का जो कंसेप्ट है, ये आपको किस प्लान में देखने को मिल जाता है, तो ये आपको देखने को मिलेगा 11th प्लान में। ठीक है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में किस 5 ईयर प्लान में बात की गई है, तो वो आपका 11th 5 ईयर प्लान में, तो यानी कि आपका 19 का हो जाएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट डेवलप्ड इकोनॉमीज। इन सभी में से कौन सा आपका डेवलप्ड इकोनॉमीज से रिलेटेड चीज़ नहीं है, मतलब ऐसा कौन सा पॉइंट है जो आपका डेवलप्ड इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं है। लो बर्थ एंड डेथ रेट, ये सही है। हाई कैपिटल फॉर्मेशन, ये भी सही है। हाई लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये भी सही है। लेकिन आपका लो लिटरेसी रेट, ये आपका गलत है। ये आप मतलब ऑड वन आउट से तो ये आपका सही हो जाएगा, लेकिन आपका जो सही, इसका सही आंसर हो जाएगा, मतलब ये जो लो लिटरेसी रेट हो जाता है, ये आपका अंडर डेवलप्ड यानी कि डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए सही हो जाएगा, लेकिन डेवलप्ड इकोनॉमी के कंसेप्ट में यहाँ पर हाई लिटरेसी रेट होना चाहिए। ठीक है, तो 20 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 21, विच इंडियन इकोनॉमिस्ट इज मोस्ट एसोसिएटेड विद द आइडिया ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट। ठीक है, इन सभी में से ये जो 4 पॉइंट हैं, इन सभी में से कौन ज़्यादा आप मतलब ज़्यादा एसोसिएट था आपके प्लान्ड डेवलपमेंट इन इंडिया के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पीसी महालनोबिस। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ये सबसे ज़्यादा एसोसिएटेड थे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेंगी। 21 का डी। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट वाज द टारगेट ग्रोथ ऑफ द 12th 5 ईयर प्लान। तो 12th 5 ईयर प्लान का जो ग्रोथ का टारगेट था वो आपका था 8.2%। ठीक है, 22 का सी, ध्यान रखिएगा। 5 ईयर प्लानिंग सिस्टम, मतलब ये आपको याद होनी चाहिए, मतलब अच्छे से आप पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ठीक है, 22 का सी। इन अ डेवलपिंग इकोनॉमी द मेन प्रॉब्लम इज, डेवलपिंग इकोनॉमी में मेन प्रॉब्लम क्या होता है, डेवलपिंग इकोनॉमी यानी कि जो भी डेवलप कर रही है वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको शॉर्टेज देखने को मिल जाएगा लो इन्वेस्टमेंट का, मतलब वहाँ इन्वेस्टमेंट सबसे कम है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अगर ज़्यादा होगा तो फिर वो जल्दी से डेवलप्ड इकोनॉमी बन जाएगी। देखिए, ओवर प्रोडक्शन होता है डेवलपिंग इकोनॉमी में, लेबर शॉर्टेज, ओवर प्रोडक्शन कहाँ होता है। ठीक है, ओवर प्रोडक्शन होता ही नहीं, मतलब क्योंकि प्रोडक्शन तो शॉर्टेज हो जाती है, लेबर शॉर्टेज नहीं होती। ठीक है, हाई पर कैपिटा इनकम, ये भी है। ठीक है, हाई पर कैपिटा इनकम नहीं होता है, क्योंकि ये अगर हो जाए तो ये तो सब चीज़ें अच्छी चीज़ है ना, लेकिन लो इन्वेस्टमेंट आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, 23 का बी। क्वेश्चन नंबर 24, नीति आयोग रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन। नीति आयोग प्लानिंग कमीशन को कब रिप्लेस किया था, वो हो जाएगा आपका 2015। ठीक है, 24 का बी।
विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ 5 ईयर प्लान। ठीक है, तो ये जो आपका बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट है ना, ये आपका एक लिमिटेशन नहीं, एक मेरिट है। ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज ये आपका लिमिटेशन हो गया। अनरियलिस्टिक टारगेट्स ये भी आपका लिमिटेशन में आप देख सकते हैं, मतलब नेगेटिव सेंस में देख सकते हैं। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ये भी आपका नेगेटिव सेंस में है, लेकिन जो बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट है ये आपका पॉजिटिव सेंस में है, और 25 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इन सभी में से कौन सा आपका फीचर है इंडियन एग्रीकल्चर का? तो यहाँ पर सही हो जाएगा डिपेंडेंस ऑन मानसून, क्योंकि इंडियन एग्रीकल्चर हमेशा मानसून पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो 26 का हो जाएगा सी। द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया प्राइमरीली फोकस्ड ऑन, सबसे ज़्यादा मतलब इसका फोकस किस पे रहता था ग्रीन रिवॉल्यूशन का? व्हीट एंड राइस के प्रोडक्शन पर। ध्यान रखिएगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन का सबसे ज़्यादा मतलब सबसे जो प्राइमरीली फोकस्ड होता है, फोकस जो होता था वो आपका किस पे रहता था? व्हीट एंड राइस पर। ठीक है, 27 का सी। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इन सभी में से कौन सा आपका प्रॉब्लम नहीं है इंडियन एग्रीकल्चर से रिलेटेड? फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स ये तो प्रॉब्लम है, लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज़ ये भी प्रॉब्लम है, इनएडिक्वेट स्टोरेज फैसिलिटीज़ ये भी प्रॉब्लम है, लेकिन ओवर यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, ओवर यूज़ यहाँ पर तो अभी अंडर यूज़ चल रहा है, इंडिया में अंडर यूज़ चल रहा है, सही से टेक्नोलॉजी को यूज़ ही नहीं किया जा रहा है इंडियन एग्रीकल्चर में। तो ऑड वन आउट से आपका सही आंसर हो जाएगा 28 का सी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, विच प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया इन रूरल एरियाज। ठीक है, तो रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए क्या लाया गया था? MG नरेगा। ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, तो 100 डेज़ का यहाँ पर आपको क्या प्रोवाइड किया जाता है? मतलब वारंटी प्रोवाइड की जाती है किस चीज़ के? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 29 का ए। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज मोस्ट रिलेवेंट इन, ये आपका सबसे ज़्यादा रिलेवेंट किससे है? ये आपका रिलेवेंट है एग्रीकल्चर से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हम लोग को सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है कहाँ पर? एग्रीकल्चर में। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा 30 का सी। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ इंडिया? कुछ ज़्यादा ही बेसिक क्वेश्चन हमने यहाँ डाल दिया, बट ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी भी होनी चाहिए। कई बार हम लोग अपने एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। ठीक है, हमारा ब्रेन सही से काम नहीं करता हम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31 का डी, यानी कि रुपी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया प्राइमरीली फोकस्ड ऑन विच क्रॉप। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है इंडिया में, मतलब वो किस क्रॉप पर सबसे ज़्यादा फोकस करता था? देखिए, हमने आपको ऊपर बताया था, तो वही चीज़ है आपका व्हीट, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 32 का बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इन इंडिया फेसेस चैलेंजेस ड्यू टू। इंडिया का जो एग्रीकल्चर मार्केट है वो कुछ चैलेंजेस फेस करता है, किस चीज़ की वजह से? वो चैलेंजेस फेस करता है आपका लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज़। ठीक है, जब स्टोरेज फैसिलिटीज़ रहती नहीं है तो आप किसी भी क्रॉप को ज़्यादा दिन तक आप मतलब स्टोर नहीं कर सकते हो। जब स्टोर नहीं कर सकते हो तो फिर आपका वो चीज़ बहुत ज़्यादा पेरिशेबल इन नेचर हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा लॉस होता है ऐसी इन सभी रीजंस की वजह से। ठीक है, तो 33 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेलेंट इन इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इन चारों में से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपके इंडियन एग्रीकल्चर से बहुत ज़्यादा रिलेटेबल आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी? वो है आपका सही आंसर 34 का बी, यानी कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, 34 का बी। 35, क्वेश्चन नंबर 35, द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो हम लोगों ने अभी ऊपर बात की थी, इसमें क्या सीन होता है? इसमें ये प्रोवाइड करता है ऑफर गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। ठीक है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका मेन एम क्या है? MG नरेगा एम्स टू ऑफर गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। ठीक है, 35 का सी। क्वेश्चन नंबर 36, विच 5-year प्लान इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन। इन सभी में से, इन चारों में से कौन सा ऐसा 5-year प्लान है जो कि आपके पॉवर्टी एलिवेशन को इंट्रोड्यूस किया था? कौन सा 5-year प्लान है? वो है आपका 5th 5-year प्लान। ठीक है, ध्यान रखिएगा 36 का बी। द टर्म एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें वही है, अगर प्रोडक्टिविटी के बारे में बात की जा रही है तो वही हम लोग देखेंगे, आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट। ठीक है, मतलब कितना इनपुट डालने पर आपको आउटपुट कितना मिल रहा है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मतलब कितना आपने इनपुट किया
और उस इनपुट से आपको कितना आउटपुट मिल रहा है, ठीक है, ये चीज़ देखना एग्रीकल्चर के सीन में, ठीक है। 37 का बी। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग। इन सभी में से कौन सा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो यहाँ पर एक टर्म है आपका MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये हो जाएगा आपका सही आंसर 38 का ए। क्वेश्चन नंबर 39, द ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विथ। ये जो ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम है ये आपका किस चीज़ से रिलेटेड है, ये आपका रिलेटेड है मिल्क के प्रोडक्शन से। ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम ये आपका किस प्रोग्राम से रिलेटेड है, किस चीज़ के प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ये आपका मिल्क के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। 39 का बी। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स बेनिफिटेड द मोस्ट फ्रॉम द ग्रीन रिवॉल्यूशन। जी हाँ, हम लोगों ने पहले देख रखा है और ये इसका सही आंसर आपका वही वीट है, ठीक है। 40 का सी। क्वेश्चन नंबर 41, द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज यानी कि MSME सेक्टर कंट्रीब्यूट्स अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज टू इंडियाज GDP। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 30%, ठीक है। आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि MSME सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है GDP में, 30%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। अभी हम लोगों ने बात की थी 2014, ठीक है। 42 का बी। क्वेश्चन नंबर 43, विच इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्मॉल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो स्मॉल की बात कर रहे हैं तो SID भी हो जाएगा, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। एंड अगर यहाँ पर स्मॉल नाम नहीं लेता और यहाँ पर आपका ऑप्शन होता IDBI तो हम लोग IDBI को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर सिर्फ इंडस्ट्रीज बोला है तो हम लोग IDBI के बारे में मतलब IDBI को क्लिक करते हैं। एंड अगर आपका यहाँ स्मॉल बोल दिया तो SID को हम क्लिक कर लेंगे। तो 43 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 44, इंडस्ट्रियल सिकनेस इन इंडिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्यूमुलेटेड लॉसेज एंड डिक्लाइनिंग नेटवर्थ, ठीक है। मतलब कई साल से लॉस हो रहा हो और जो नेटवर्थ है वो भी आपकी डिक्लाइन करने लगे, मतलब डाउन चली जाए, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करने लगे। तो 44 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 45, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मुद्रा, ठीक है। ये जो मुद्रा स्कीम है इसकी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, इन ऑर्डर टू ऑफर माइक्रो फाइनेंस टू स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। जितने भी स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है, वो अपना जो फाइनेंस है वो खुद से मैनेज कर नहीं सकते, तो उन लोगों को फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए एक स्कीम रेडी की गई है, उसका नाम है मुद्रा स्कीम, ठीक है। 45 का बी। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री से मतलब किस चीज़ से रिलेटेड है। देखो, कॉटेज इंडस्ट्री ऐसा मतलब इंडस्ट्री है जहाँ पर आपका प्रोडक्शन जो यूनिट होता है वो आपके समझ लो घर में बना रहता है और फिर वहाँ पर जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं सभी मिल करके प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो 46 का हो जाएगा सी। ध्यान रखिएगा कॉटेज इंडस्ट्री के आप कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अलग से भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 46 का सी। क्वेश्चन नंबर 47, द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 एम्ड टू जो आपका न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी था 1991 का, उसका मेन एम था आपका लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी एंड रिड्यूस दी लाइसेंसिंग यानी कि डी लाइसेंसिंग के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। 47 का बी। लिबरलाइजेशन के साथ आपका दो और टर्म आए थे, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, और इन तीनों को हम लोग एक साथ में LPG बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी ये न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी से रिलेटेड, ठीक है। 47 का बी। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस इन इंडिया। इन तीनों में से कौन सा आपका इंडस्ट्रियल फाइनेंस का सोर्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये आपका सोर्स नहीं है इंडस्ट्रियल फाइनेंस का। क्यों? क्योंकि ये आपके ट्रेड को फ्री फ्लो करने का काम करता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये आपका आया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आया था आपका 1995 में, और इसका जो प्रेडेसेसर है उसका नाम है GATT, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 48 का सी। क्वेश्चन नंबर 49, विच इंडस्ट्रियल पॉलिसी emphasized on minimum government and maximum governance।
ठीक है, कौन सी ऐसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है जो कि मतलब जिसका मेन इम्फेसिस था किस पे, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस पे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मेक इन इंडिया। ठीक है, जहाँ पर चीज़ों को ऑनलाइन करने पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। ठीक है, तो आपका मेक इन इंडिया यानी कि 2049 का डी। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991। ठीक है, 1991 का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो आपका क्या था, वो था आपका वही अभी हम लोगों ने जो बात की थी, LPG यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो 50 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉज ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस इन इंडिया। इन सभी में से कौन सा आपका सबसे मेजर कॉज है इंडस्ट्रीज़ के सिकनेस का, तो वो है आपका मैनेजरियल इनएफिशिएंसी। मतलब जो आपके जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट है, जिसकी वजह से आपकी जो इंडस्ट्री है वो सिक होने लग रही है। ठीक है, तो 51 का बी हो जाएगा, यही सबसे आपका मेजर कॉज है इंडस्ट्रियल सिकनेस का। ठीक है, 51 का बी। क्वेश्चन नंबर 52, द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव प्राइमरली एम्स टू। ठीक है, ये जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है ये किस लिए, मतलब किस चीज़ के लिए आपका इनिशिएटिव है, इसका मेन एम क्या है, वही है आपका इन ऑर्डर टू इनकरेज डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, 52 का बी। क्वेश्चन नंबर 53, विच इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू इंडस्ट्रीज। ठीक है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पर भाई आपका सही आंसर हो जाएगा IDBI, अभी हम लोगों ने बात की थी। ठीक है, 53 का सी। 54, विच सेक्टर इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर का इन सभी में से कौन सा पार्ट नहीं है, ट्रांसपोर्ट होता है, बैंकिंग भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी होता है, लेकिन पॉपुलेशन सेंसस ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये आपका डेमोग्राफिक पार्ट है। ठीक है, ये आपका हम लोग डेमोग्राफिक फीचर में देखते हैं। ठीक है, डेमोग्राफी का पार्ट है ये, बाकी ये तीनों आपके इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर हो जाएगा डी, ऑड वन आउट से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, द एनर्जी क्राइसिस इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। एनर्जी क्राइसिस इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू इनएफिशिएंट यूसेज एंड ट्रांसमिशन लॉसेस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनएफिशिएंट जब आप यूज़ करते हो और आपका जो ट्रांसमिशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में जो भी लॉस होता है उससे रिलेटेड। ठीक है, इसलिए आपका एनर्जी की क्राइसिस होती है। ठीक है, तो 55 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 56, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 फोकसेस ऑन। किस चीज़ पे फोकस था इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 का, डीरेगुलेशन एंड लिबरलाइजेशन। डीरेगुलेशन मतलब आप थोड़ा सा फ्री फ्लो करने की कोशिश करते हो। ठीक है, लिबरलाइजेशन का भी वही मतलब है। ठीक है, 56 का बी। क्वेश्चन नंबर 57, MSME कंट्रीब्यूट्स मेजरली टू। किस में कंट्रीब्यूट करता है, ये आपका इंपोर्ट रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट नहीं करता है, लग्जरी गुड्स में भी कंट्रीब्यूट नहीं करता है, स्टॉक मार्केट में भी नहीं करता है। सही आंसर हो जाएगा आपका GDP एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, से 57 का बी। क्वेश्चन नंबर 58, हु प्रेजेंट्स द यूनियन बजट इन द इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट में आपका जो यूनियन बजट है वो कौन प्रेजेंट करता है, फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, 58 का सी। क्वेश्चन नंबर 59, हु प्रिपेयर्स द इकोनॉमिक सर्वे इन इंडिया। इकोनॉमिक सर्वे कौन प्रिपेयर करता है इंडिया में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रिपेयर करता है इकोनॉमिक सर्वे इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 60, विच इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस। इन सभी में से क्या सोर्स नहीं है आपके इंडस्ट्रियल फाइनेंस का, तो आपके इक्विटी शेयर्स हैं, लोन भी आप ले सकते हैं, डिबेंचर भी आप इशू कर सकते हैं, लेकिन आपका जो प्रोविडेंट फंड है ये आपका इंडस्ट्रियल फाइनेंस का सोर्स नहीं है। ठीक है, तो ऑड वन आउट से आपका सही आंसर हो जाएगा सी, 60 का सी। क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट इज द की ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म्स अंडर LPG 1991। ठीक है, की ऑब्जेक्टिव क्या है आपके इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी का, तो इसका की ऑब्जेक्टिव है टू एबॉलिश अननेसेसरी लाइसेंसिंग टू प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा लाइसेंसिंग थी। ठीक है, और बहुत ज़्यादा लाइसेंसिंग और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस की वजह से लोग अच्छे से बिजनेस नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से हमारे कंट्री में फाइनेंशियल करेंसी मतलब आप ये कह सकते हो फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता चला गया। ठीक है, तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आपके LPG का इंट्रोडक्शन किया गया। ठीक है, 61 का सी।
क्वेश्चन नंबर 62, विच इंडस्ट्री इन इंडिया इज मोस्ट अफेक्टेड बाय एनर्जी शॉर्टेज। तो इन सभी में से ऐसा कौन सा सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ आपके एनर्जी के शॉर्टेज की वजह से, तो वो हो जाएगा आपका स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा वहाँ पर मतलब एनर्जी का यूज़ होता है, एनर्जी का कंजम्पशन वहीं पर रिक्वायरमेंट होता है, बाकी सब में थोड़ा बहुत होता है। ठीक है, इन कंपैरिजन में। 63 सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट वॉज इनएक्टेड टू। इसको क्यों इनएक्ट किया गया था? इन ऑर्डर टू रिवाइव और विंड अप द सिक यूनिट्स। ठीक है, मतलब जो ऐसी यूनिट्स है जो कि सिक हो चुकी है उनको वापस से रिवाइव करने के लिए आपका ये SICA को इंट्रोड्यूस किया गया। तो 63 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इन सभी में से नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका सोलर पावर। नॉन कन्वेंशनल, ठीक है, नॉन कन्वेंशनल मतलब जो आपके रिन्यूएबल हों। ठीक है, जो आपके रिन्यूएबल हो। ये आपका नॉन रिन्यूएबल है, ये आपके नॉन रिन्यूएबल है, ये भी आपका नॉन रिन्यूएबल है, लेकिन ये आपका रिन्यूएबल है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 64 का हो जाएगा आंसर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65, विच मिनिस्ट्री फॉर्मुलेट्स इंडियाज पॉपुलेशन पॉलिसी। इन सभी में से कौन सा ऐसा मतलब मिनिस्ट्री है जो कि आपके पॉपुलेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है, फॉर्मुलेट करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, ये सब चीज़ें याद करने वाली हैं, अच्छे से आप इसके नोट्स बना लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। 65 का सी। क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट डज द टर्म पॉपुलेशन एक्सप्लोजन रेफर्स टू। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब होता है रैपिड एंड अनकंट्रोलेबल राइज इन पॉपुलेशन। जब पॉपुलेशन आपका इस वे में आगे बढ़े, इस वे में इंक्रीज हो कि आप उसको कंट्रोल ना कर सको, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, 66 का बी। क्वेश्चन नंबर 67, विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाइएस्ट पॉपुलेशन एज पर 2011। देखिए, हाईएस्ट पॉपुलेशन के बारे में बात की गई है और हाईएस्ट पॉपुलेशन आपका कहाँ पर है? आपका यूपी में है, ध्यान रखिएगा। व्हाट इज़ द एम ऑफ इंडियाज़ नेशनल पॉलिसी 2000। देखिए, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो आपके 2000 में इम्प्लीमेंट की गई थी, उसका जो मेन एम था उसका ये था कि अचीव पॉपुलेशन कंट्रोल बाय 2020। ठीक है, 68 का बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इन सभी में से कौन सा आपका कंपोनेंट है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का? ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये जो पावर सप्लाई है ये आपका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का कंपोनेंट है। ठीक है, बाकी आपका ये जुडिशरी, पॉलिटिकल, एजुकेशन सिस्टम, ये सब आपके सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के कंपोनेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 69 का बी। क्वेश्चन नंबर 70, एनर्जी ऑडिट हेल्प्स इन। एनर्जी ऑडिट किस चीज़ में हेल्प करता है? ये आपका हेल्प करता है इन ऑर्डर टू रिड्यूस द एनर्जी वेस्टेजेस। ठीक है, सो दैट एनर्जी ऑडिट के हेल्प से क्या होता है कि आपका जो एनर्जी होता है वो बहुत कम वेस्ट होता है। ठीक है, हम लोगों को हमेशा ट्राई करना है कि एनर्जी को मतलब सेव करें। ठीक है, एनर्जी का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी से है, ध्यान रखिएगा। 70 का डी। क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रीजनल इम्बैलेंस इन इंडिया। ठीक है, मेन कॉज क्या है आपके इंडस्ट्रीज के रीजनल इम्बैलेंस का? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनइवन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल। ठीक है, जब ठीक से इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल ही आपका अवेलेबल नहीं रहेगा, ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रीजनल इम्बैलेंस तो होना बनता है। ठीक है, वो तो होगा ही। 51 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 72, ये 71 था, 71 का ए। क्वेश्चन नंबर 72, द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन इंडिया इज। सबसे बड़ा सोर्स कौन सा है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का? तो ये है आपका थर्मल, यानी कि कोल बेस्ड। ठीक है, ये सबसे बड़ा आपका सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का। 72 का डी। क्वेश्चन नंबर 73, वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर द फेलियर ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज इन इंडिया। ठीक है, सबसे वन ऑफ द मेन रीज़न क्या हो सकता है किसी भी PSU का फेल होने का? रीज़न क्या हो सकता है? इनएफिशिएंट मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। ठीक है,
टू मच FDI, प्राइवेट सेक्टर का कंपटीशन, लो कैपिटल, ये सब आपके रीज़न नहीं हो सकते। ये सबसे मेन रीज़न है जिसमें आपका जो मैनेजमेंट होता है वो उतना एफिशिएंट नहीं होता। प्लस पॉलिटिकल पार्टीज भी बहुत ज़्यादा आपकी इंटरफेरेंस करती है कि आपको ये करना है वो करना है, आपको कठपुतलियों की तरह नचाने की कोशिश करती है। तो 73 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द MSME कैटेगरी एज पर द करंट क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो क्योंकि हम लोगों को इसका फुल फॉर्म पता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ऐसा हम लोगों का नाम पता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑड वन आउट से 74 का सी। क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट इज वन मेजर बेनिफिट ऑफ डेवलपिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे तो आपको क्या सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा। वन ऑफ द मेन मेजर बेनिफिट आपको क्या मिल सकता है, तो वो है आपका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन रूरल एरियाज़। अगर आप चाहते हो रूरल एरियाज़ में इकोनॉमिक ग्रोथ हो और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करना होगा। ठीक है, 75 का डी। क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इन सभी में से कौन सा आपका ऐसा कंपोनेंट है जो कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेट नहीं करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एजुकेशन। ठीक है, ये आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। ठीक है, बाकी आपका ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ये तीनों आपके इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77, द टर्म एनर्जी क्राइसिस इन इंडिया रेफर्स टू। एनर्जी की क्राइसिस होने का क्या मतलब है, इसका मतलब है जितनी आपकी डिमांड है अगर जब आप उसको नहीं मीट कर पा रहे हो तो उसको हम लोग बोलते हैं क्राइसिस। इनएडिक्वेट एनर्जी सप्लाई टू मीट द प्रॉपर डिमांड। ठीक है, 77 का सी। क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। इन सभी में से कौन सा आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में काउंट नहीं होता है, मतलब इंक्लूड नहीं किया जाता है, वो है आपका FDI। ठीक है, FDI आपके मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में इंक्लूड नहीं किया जाता। बाकी आपके गोल्ड, फॉरेन करेंसी के असेट्स और स्पेशल ड्राइंग राइट्स को भी इंक्लूड किया जाता है, SDRs। ठीक है, 78 का डी। क्वेश्चन नंबर 79, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 वॉज टू। ठीक है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का, वो क्या था आपका, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द बर्थ रेट टू रिप्लेसमेंट लेवल्स। मतलब आपके जितने लोगों का डेथ हो रहा है उसको रिप्लेस करके उतना ही बर्थ भी हो जाए, ये इसका मतलब ऐसा एक थॉट था। ठीक है, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का। ठीक है, जो कि आपका 2000 में इंट्रोड्यूस किया गया था। 79 का बी। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द हाइएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। देखिए, इससे पहले एक क्वेश्चन था उसमें हम लोगों ने बात की थी हाईएस्ट पॉपुलेशन की, और अब हम लोग बात कर रहे हैं हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बिहार। ठीक है, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में बात की जा रही है, इसका मतलब समझ लो पर स्क्वायर मीटर में कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग रह रहे हैं, ऐसा। ठीक है, जब हम लोग एरिया से रिलेट करते हैं तो फिर वो आपका डेंसिटी वहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, और जब किसी बड़े एरिया से रिलेट करते हैं, देखो यहाँ पर किसी स्पेसिफिक एरिया के बारे में बात कर दी गई है तो हम लोग डेंसिटी का नाम ले रहे हैं। ठीक है, और हम लोग इन जनरल जब देखते हैं तो फिर वहाँ पर यूपी हो जाएगा, ऐसे बिहार है। ठीक है, 80 का सी। क्वेश्चन नंबर 81, द टर्म डेमोग्राफिक डिविडेंड रिफर्स टू। डेमोग्राफिक डिविडेंड में क्या होता है, यहाँ पर आपका जो यंग वर्कफोर्स है, ठीक है, यंग वर्कफोर्स होता है वो आपका ज़्यादा है, किससे, डिपेंडेंट वन से। ठीक है, डिपेंडेंट वर्कफोर्स से, वर्कफोर्स कहाँ हो गया, डिपेंडेंट लोगों से आपका जो इंडिपेंडेंट लोग हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, तो वह उसी को बोलते हैं आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड। यहाँ पर आपका क्या आंसर हो जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यू टू अ यंगर वर्कफोर्स। ठीक है, 81 का बी। क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर टू टैकल द एनर्जी क्राइसिस इन इंडिया। इन सभी में से ऐसा कौन सा पॉइंट है जो कि आपके एनर्जी क्राइसिस को टैकल करने में हेल्प नहीं करेगा, मतलब उसका मेजर नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इंक्रीजिंग फॉसिल फ्यूल्स इम्पोर्ट्स। अगर आप फॉसिल फ्यूल का इम्पोर्ट करोगे तो फिर वो आपका क्राइसिस को और बढ़ाएगा, ना कि आपके डिक्रीज करेगा, मेजर करेगा। ठीक है, तो ऑड वन आउट से सही आंसर हो जाएगा आपका 82 का सी।
क्वेश्चन नंबर 83, द प्रधानमंत्री योजना एम्स, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का क्या सीन है? ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री एलपीजी कनेक्शंस टू वेमेन फ्रॉम बीपीएल हाउस होल्ड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का सीन है उसमें क्या होगा, आपके फ्री एलपीजी कनेक्शन जो कि ऐसे लेडीज़ को जो कि आपके बीपीएल हाउस होल्ड्स हैं। ठीक है, 83 का सी। क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंसिक्वेंस ऑफ रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ? इन सभी में से कौन सा आपका रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ का कंसिक्वेंस हो सकता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्ट्रेन ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो और ज़्यादा एक्सप्लॉयट होना शुरू हो जाएंगे अगर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आपके बढ़ने लगेंगे। ठीक है, अगर आपके नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ने लगेंगे और आपके नेचुरल रिसोर्सेज उतने ही हैं तो फिर नेचुरल रिसोर्सेज वो धीरे धीरे एक्सप्लॉयट होते चले जाएंगे। ठीक है, 84 का सी। क्वेश्चन नंबर 85, द टर्म पॉपुलेशन एक्सप्लोजन रेफर्स टू। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का क्या मतलब हो सकता है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब है रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ध्यान रखिएगा। 85 का बी। क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? ठीक है, इन सभी में से कौन सा आपका रिन्यूएबल सोर्स नहीं है एनर्जी का? ठीक है, तो ये आपका विंड एनर्जी होता है रिन्यूएबल का, रिन्यूएबल बायोमास भी होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर भी होता है, लेकिन ये जो नेचुरल गैस है ये आपका नॉन रिन्यूएबल होता है, नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों से नॉट पूछा है इसलिए ऑड वन आउट से आपका सही आंसर हो जाएगा 86 का सी। सौभाग्य स्कीम, सौभाग्य स्कीम आपका किस चीज़ से रिलेटेड है? ये आपका रिलेटेड है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन से। ठीक है, घर घर बिजली के बारे में, उससे रिलेटेड है। ठीक है, 87 का बी। क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ? इन सभी में से कौन सा आपका मेजर है पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स। ठीक है, देखिए बाकी चीज़ें इंसेंटिवाइजिंग आपकी लार्ज फैमिलीज़ को, तो ये आपका तो प्रमोट करेगा। प्रमोटिंग अर्ली मैरिजेस, ये भी आपका मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ इससे भी बढ़ेगा। रिड्यूसिंग एजुकेशन लेवल, ये बिल्कुल ही इररिलेवेंट है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, 80 से 88 का सी। क्वेश्चन नंबर 89, द डिपेंडेंसी रेशियो इज कैलकुलेटेड एज। ठीक है, तो डिपेंडेंसी के रेशियो का क्या सीन है? डिपेंडेंसी में मतलब हम लोग दो चीज़ें देखते हैं। ठीक है, पहला आपका इंडिपेंडेंट लोग और दूसरा आपका डिपेंडेंट लोग। ठीक है, दो चीज़ें हम लोग को देखनी पड़ेंगी। तो जहाँ पर आपको सबसे पहले डिपेंडेंट लोग मतलब ऐसी एज जो कि आपकी नॉन वर्किंग है। ठीक है, नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन को आपको डिवाइड करना होगा वर्किंग एज पॉपुलेशन से और फिर इसके बाद इंटू कर देना है 100 से, तो ये आपका डिपेंडेंसी रेशियो बन जाएगा। तो 89 का हो जाएगा बी। ये सब चीज़ें आप लोगों को याद रखनी होंगी, हो सकता है इससे रिलेटेड कोई छोटा सा सम आ जाए आपके एग्जाम में। ठीक है, 89 का बी। क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चैलेंज इन दी इंडियन एनर्जी सेक्टर? इन सभी में से कौन सा आपका एक चैलेंज है इंडियन एनर्जी सेक्टर के लिए? तो वो है आपका हाई ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस। ठीक है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है एनर्जी सेक्टर के लिए, क्योंकि ट्रांसमिशन तो हाई होता है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में लॉसेस भी बहुत होते हैं। ठीक है, तो 90 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 91, अ फार्मर अर्न्स 1,20,000 फ्रॉम सेलिंग क्रॉप्स एंड 40,000 एज अ रेंट फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड। तो उसकी टोटल एग्रीकल्चर इनकम क्या होगी? देखिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप क्रॉप्स को सेल कर रहे हो तो वो भी इंक्लूड होगी, क्रॉप्स को सेल कर रहे हो तो भी इंक्लूड होगी, और अगर वो रेंट है आपका किसी एग्रीकल्चरल लैंड से तो वो भी आपका एग्रीकल्चर इनकम में इंक्लूड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका 1,20,000 प्लस 40,000। ठीक है, तो यानी कि क्या हो जाएगा आपका 1,60,000। 91 का सी। Question number 92, if GDP is 200 lakh crore and population is 140 lakh crore, what is per capita income? ठीक है, अगर आपको पर कैपिटा इनकम निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ 200 लाख करोड़ को डिवाइड करोगे 140 करोड़ से तो आपका सही आंसर आ जाएगा 1.43 लाख। ठीक है, आप इसको डिवाइड करके देख सकते हो, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पर कैपिटा इनकम आपका 1.43 लाख हो जाएगा। 92 का ए। क्वेश्चन नंबर 93, इंडियाज रैंक इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन एज पर 2023 एस्टिमेट्स इज।
इंडिया की पॉपुलेशन क्या थी? इंडिया की पॉपुलेशन 2023 के एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग थी आपकी फर्स्ट। सबसे पहले आपके चाइना फर्स्ट थी, फिर उसके बाद 2023 के बाद फर्स्ट पे हो गया, ठीक है। 93 का सी। क्वेश्चन नंबर 94, अंडर विच प्लान वॉज ग्रीन रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस? कौन से प्लान्स के अंडर में आपका जो 94 है, सॉरी आपका रिवॉल्यूशन है, ग्रीन रिवॉल्यूशन, उसको इंट्रोड्यूस किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि थर्ड प्लान, ठीक है, थर्ड 5 ईयर प्लान, ठीक है, ध्यान रखिएगा 94 का बी। क्वेश्चन नंबर 95, अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू मिसमैच ऑफ स्किल्स एंड जॉब अवेलेबिलिटी। मान लीजिए आपने बीटेक कर रखा है, लेकिन आपके बीटेक की डिग्री के अकॉर्डिंग आपको जब वर्क नहीं मिलता तो आपको दूसरी जॉब करनी पड़ती है। तो इस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट को कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट हम लोग बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा आने के क्वेश्चन है, मतलब चांसेस रहते हैं। 95 का सी। क्वेश्चन नंबर 96, विच इंडिकेटर मेजर्स इनकम इनइक्वालिटी? तो एक होता है आपका गिनी कोफिशिएंट। इसमें क्या होता है, 0 से लेकर के 1 तक मेज़र किया जाता है। 0 का मतलब होता है कंप्लीट इक्वालिटी और 1 का होता है 1 का मतलब होता है कंप्लीट इनइक्वालिटी, ठीक है। ऐसे मेज़र किया जाता है 0 से 1 तक के बीच में। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका 96 का सी। क्वेश्चन नंबर 97, द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज। बेसिक प्रॉब्लम क्या है इंडियन इकोनॉमी का? कि हमारी इकोनॉमी में रिसोर्सेज स्कार्स नेचर के हैं, ठीक है। तो 97 का ए हो जाएगा, क्योंकि हमारी कंट्री में रिसोर्सेज ही स्कार्स नेचर के हैं, मतलब बहुत कम है। क्वेश्चन नंबर 98, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर? ठीक है, इन सभी में से कौन सा डिफाइन करते हैं आपके इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को? तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं आपके रोड्स, रेलवेज एंड ब्रिजेस। सही आंसर हो जाएगा आपका 98 का ए। बाकी ये सब आपके ये तीनों चीज़ें ये आपके सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूड होंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 98 का ए। क्वेश्चन नंबर 99, नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आपका, इसी को देख लेते हैं, NDP-MP, ठीक है, NDP-MP। जब NDP-MP में आप माइनस करोगे NIT तो ये हो जाएगा आपका NDPFC। वैसे तो आप इसको भी नेशनल इनकम कह सकते हो, लेकिन अगर आप इसको परफेक्ट करना चाहते हो तो इसमें NFIA और जोड़ दो, ठीक है। तो आपका जब आप NDPFC में NFIA जोड़ दोगे तो ये आपका बन जाएगा NNPFC, ठीक है। और ये आपका परफेक्ट है नेशनल इनकम के लिए, ठीक है, इसको बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 99 का हो जाएगा आपका डी, क्योंकि सबसे मतलब अप्रोप्रिएट आपका यही है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 100 है आपका, इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ WTO। ठीक है, इंडिया WTO का मेंबर कब बना? 1995, यानी कि 1 जनवरी 1995 में आपका जो WTO का मेंबर है वो आपका इंडिया बन गया था, ठीक है। WTO आपका इंट्रोड्यूस हुआ 1995 में, और WTO से पहले एक बॉडी थी जो सेम काम ही करती थी बट उतने अच्छे से नहीं करती थी, उसका नाम था आपका GATT, ठीक है। और GATT आपका कब आया था? 1948 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 101 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? और ये आपका रहेगा होमवर्क, ठीक है। टैक्स कलेक्शन, इन्फ्लेशन कंट्रोल, फिस्कल डेफिसिट रिडक्शन, पॉवर्टी एलिवेशन। इन चारों में से कौन सा पॉइंट है वो आपको देख करके बताना है, कमेंट करना है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड हमने एक वीडियो रेडी की है, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। वो वीडियो को अटेंड करने के बाद आपको मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगी, ठीक है। आई होप कि आप सभी ने ये 101 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया होगा, अच्छे से सारे कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो या फिर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप सभी अपना ध्यान रखें, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, एंड हाँ, खूब सारा पानी पिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।